हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज की कक्षा अर्थात कक्षा 6वीं की गणित पढ़ रहे हैं और इसमें हम पहुँचे हैं अध्याय 9। और इस अध्याय 9 में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.2 को पढ़ा है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1। तो बच्चों, प्रश्नावली 9.1 में जो सवाल हैं उनको हल करेंगे, लेकिन उनसे पहले इन सवालों में कुछ ऐसी बातें दी गई हैं जिनको इन सवालों को हल करने से पहले हमें पाठ को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तभी ये सवाल ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए हम इस पाठ में क्या दिया है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं बता दूं बारी बारी से, जिसको हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि हम त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और त्रिभुज के भाग में त्रिभुज के क्या क्या भाग होते हैं वो हम जानेंगे। दूसरी बात ये कि अंतःकोण क्या होते हैं और उन अंतःकोणों का या तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है ये हम जानेंगे। तीसरी बात, बहिष्कोण, निकटस्थ अंतःकोण और दूरस्थ अंतःकोण, इनके बारे में जानेंगे। चौथी बात है त्रिभुज का वर्गीकरण, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे, भुजा के माप के आधार पर और कोणों के आधार पर। दो तरीके से देखेंगे कोणों के प्रकार को। और पांचवी बात यह कि कोण एवं भुजाओं के दोनों के मिक्स रहेंगे, है ना। कोण के माप भी रहेंगे, भुजा के नाप भी रहेंगे, दोनों के आधार पर किस प्रकार के होते हैं कोण, उसको हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम समझेंगे प्रश्नावली 9.1। इन सभी बातों को पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली 9.1 पर जाएंगे, तभी हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। पहली बात, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के भाग पर। ठीक है, तो पहला बात देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये जो लाइन होती है ना, इसको हम रेखा बोलते हैं या रेखाखंड बोलते हैं, इसको आप जानते हैं। इसी को हम आकृति बनाते समय इसको भुजा भी कहते हैं, गणित की भाषा में इसको, इस रेखाखंड को भुजा भी कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे एक भुजा। ठीक है, और हम एक और इसमें मिला देंगे तो दूसरी भुजा कहलाएगी। ये टेढ़ा हो गया, सीधा होना चाहिए दूसरी भुजा, और एक भुजा हम और खींचेंगे, ये बन जाएगी तीसरी भुजा। और इन तीनों को मिलाकर जो बनती है उसको कहते हैं त्रिभुज। तो परिभाषा क्या होगी, त्रिभुज किसे कहेंगे, क्या तीन भुजा रहेगा उसी को त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, त्रिभुज के परिभाषा को अब समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चित्र ले रखा है पहले से। तो यहाँ पे देखिए, इस चित्र में भी तीन भुजा है, एक भुजा और दो भुजा और तीन भुजा। तो क्या हम इसे त्रिभुज कहेंगे? नहीं, इसको त्रिभुज नहीं कह सकते। इसमें भी तीन भुजा है, देखिए एक भुजा, दो भुजा और नीचे वाली करके तीन भुजा। क्या इसे त्रिभुज कहेंगे? बिल्कुल, इसे त्रिभुज कहेंगे। क्या हम इसे त्रिभुज कहेंगे? इसे त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अब इसे त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं, इसे नहीं कह सकते हैं, इसे भी त्रिभुज नहीं कह सकते और इसे भी त्रिभुज नहीं कह सकते। इन सभी में क्या डिफरेंस है? हमने जहाँ पे टिक लगाया है चित्र क्रमांक 18 और 20, इनमें और बाकी में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि तीन भुजा तो सभी में है, लेकिन बाकी में ये त्रिभुज तीनों भुजा बंद नहीं है। यहाँ पे इधर खुला हुआ है, इसमें ये जगह खुला है और ये जगह खुला है, यहाँ पे नीचे खुला है, इस पे इस तरफ खुला है। तो क्या है, ये पूरी तरीके से बंद नहीं है बाकी, है ना। जैसा कि चित्र 18 और 20 में बंद है, तीन भुजा तो है लेकिन बंद है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तीन भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जो बंद हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, कई बच्चे बोल देते हैं कि तीन रेखाओं या तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तीन भुजाओं से बनी आकृति यह भी है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तीन भुजाओं से बनी आकृति तो है लेकिन बंद आकृति नहीं है, इसे त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो त्रिभुज कौन कहलाएगा? तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज आप समझ गए। अब हम इसके भाग को देखेंगे। तो त्रिभुज के भाग क्या होते हैं? त्रिभुज के भाग में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं।
एक तो जो पॉइंट होती है, ठीक है, 3 पॉइंट होती है, इन्हें हम कहते हैं शीर्ष। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और इन शीर्ष का नाम शीर्ष ए कहेंगे इसको, ऊपर वाले को शीर्ष ए। देखिए शीर्ष ए नाम, शीर्ष लिखते समय सिर्फ एक ही पॉइंट को लिखना है, एक ही अक्षर रहेगा। लेकिन कोण लिखते समय या भुजा लिखते समय, भुजा लिखेंगे तो 2 अक्षर रहेंगे। भुजा जैसे कि इस भुजा का नाम लिखेंगे तो भुजा ए सी होगा इसका नाम, ठीक है, भुजा ए सी। उसी प्रकार से इस पर बने कोणों को अगर हम लिखेंगे नाम, जैसा कि यहाँ पे कोण बी बिंदु पर एक कोण बनेगा, ए बिंदु पर और सी बिंदु पर, ठीक है। तो बी बिंदु पर अगर कोण बना है, इस कोण का नाम लिखना है हमको, तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ए बिंदु से शुरू करके बी और सी, तभी ये कोण का नाम होगा और कोण का कहलाएगा ए बी सी। मतलब जिस पॉइंट के कोण को नाम लिख रहे हैं वो पॉइंट हमारा नाम लिखते समय बीच में रहेगा, कोण का नाम लिखते समय, ठीक है। हम इसको ए बी सी लिख भी सकते हैं या कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं, बी बीच में आना चाहिए। जिस पॉइंट पे कोण है उसका कोण का हम नाम लिख रहे हैं तो ध्यान में रहना चाहिए कि जो बी है, जिस पॉइंट पे कोण है वो बीच में रहना चाहिए, तभी हमारा ये कोण का नाम जो है सही लिखाया है, ठीक है। तो ये हो गए त्रिभुज के भाग। इसमें होते हैं शीर्ष होते हैं, भुजा होते हैं, 3 शीर्ष और 3 भुजा और 3 कोण भी होते हैं अंदर में, ठीक है। ये हो गए त्रिभुज के भाग। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट कहाँ पे पहुँचने वाले थे, अंतःकोण और तीनों कोणों का योगफल। यहाँ पे हम पहुँच गए दूसरे पॉइंट पर। तो चलिए दूसरे पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा अंतःकोण के बारे में, तो अंतःकोण क्या होता है, देखिए बच्चों, ये जो कोण त्रिभुज बनी होती है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर में जो कोण बनते हैं, इन पॉइंट्स पर, शीर्ष बिंदु पर जो कोण बनते हैं, इन कोणों को कहा जाता है अंतःकोण। क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। अब इन तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। तो देखिए इन तीनों कोणों का योग, अगर आप इसको नापेंगे अपने पाठ्य पुस्तक पे रख कर नापेंगे तो देखना ये 90 अंश का कोण है। यहाँ पे जो सी पॉइंट पे बना हुआ है ये 90 अंश का है और बी पॉइंट पे जो बना हुआ है वो 45 अंश का है और यह भी 45 अंश का है, ठीक है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, देखिए ये 45 और ये 45 दोनों को जब हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 90 और सामने 90 अंश और है, तो हो गए तीनों को मिलाकर 45 धन 45 धन 90, तीनों को मिलाकर हो गए 180 अंश। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और भी त्रिभुज हैं आपके बुक में, उन सभी को नाप सकते हैं आप। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश ही होता है, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई 2 कोण का मान दिया रहेगा, 90 और 45 दे दिया है, तो आपको तीसरा कोण बताना रहेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि तीनों का योग 180 अंश होगा, तो इन दोनों को जोड़िए और 180 में घटा दीजिए। जैसे कि हम मान लीजिए कोण हमने मिटा दिया है, अभी नहीं मिला है, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश, और ये हमको भी पता नहीं है। तो 45 और 90 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गए, 135। अब इसको हम 180 अंश को, 180 अंश में से 135 को घटाएंगे, 180 अंश माइनस 135, तो यहाँ पे बचेगा 5 और ये 4, 45 अंश, ठीक है। इसका आंसर 45 अंश। इस प्रकार से हम ज्ञात भी कर सकते हैं कि कोई 2 कोण का मान दिया रहेगा तो तीसरा कोण को हम बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गए अंतःकोण और तीनों कोणों का योगफल। अब तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे बहिष्कोण, निकटस्थ अंतःकोण और दूरस्थ अंतःकोण। तो देखिए एक त्रिभुज मैंने लिया चित्र में और इसमें त्रिभुज के बाहर या नीचे वाली भुजा को कहें हमने, नीचे वाली भुजा को इसके बिंदु से आगे बढ़ा दिया है डी बिंदु तक, ठीक है। तो किसी एक भुजा को हम चाहे इधर भी इसको बढ़ा सकते थे या फिर हम चाहे तो इधर भी इसको बढ़ा सकते थे। किसी भी भुजा को हम आगे बढ़ा सकते थे। तो हमने यहाँ पे इस नीचे वाली भुजा को, बीच की भुजा को आगे बढ़ाया है डी तक, डी बिंदु तक इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आगे बढ़ाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी एक कोण बनता है, ठीक, सी बिंदु पर एक तो अंदर में कोण बनता ही है और एक बाहर में भी कोण बन रहा है। अब चूँकि इसको आगे बढ़ा दिए तो
तो ये बाहर में जो कोण बन रहा है इसी को कहते हैं बच्चों बहिष्कोण, ठीक है। और अंदर में बनने वाले को तो अंतःकोण कहते हैं, मैं ये आपको पहले ही बता दिया हूँ, ठीक। अंदर में बनने वाले को क्या कहेंगे, अंतःकोण, और बाहर में जो बना है उसको बहिष्कोण। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, निकटस्थ अंतःकोण पूछा है। हमने अंतःकोण तो पढ़ लिया, अब निकटस्थ अंतःकोण और दूरस्थ अंतःकोण क्या है। तो इस बहिष्कोण के पास में जो है ये अंतःकोण, इसी पॉइंट पे जो अंतःकोण है इसको हम कहेंगे निकटस्थ। निकट में जो है वो निकटस्थ अंतःकोण होगा, और जो दूर में है वो दूरस्थ अंतःकोण कहलाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो बना हुआ कोण है वो दूरस्थ अंतःकोण कहलाएगा, ठीक। तो ये दूरस्थ अंतःकोण, निकटस्थ अंतःकोण जान गए। इसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण जान लेते हैं। भुजा के आधार पर पहले जानते हैं, उसके बाद कोण के आधार पर। तो देखिए त्रिभुज में भुजाएं कितने प्रकार की होती, कैसे कैसे होती है उसको पहले आप देख लीजिए। भुजा के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे मैं एक कोण लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो हम पहले क्या देख रहे हैं, भुजा के माप के आधार पर। भुजा के माप मतलब भुजा को नापना है कितने सेंटीमीटर वाला है, ये है ना कहने का मतलब। तो इसमें ये जो भुजा है, ठीक है, और ये भुजा है, इन दोनों भुजा की जो लंबाई है वो लगभग समान है। ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, लगभग नहीं, दोनों कन्फर्म एक समान है, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजा एक समान होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा समान होती है, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद तीसरा क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, यहाँ पे देखिए इसकी जो तीनों भुजाएं हैं एक बराबर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, भुजा तीनों भुजा समान रहे वो समबाहु त्रिभुज है। और जिसकी सिर्फ दो भुजा बराबर हो, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये क्या हुआ, समद्विबाहु, ठीक। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसको कहते हैं विषम बाहु। इसमें जो बीच वाला है वो विषम बाहु है, ठीक है, इसमें अलग अलग माप की भुजा है, ठीक। तो यहाँ पे विषम बाहु का मतलब जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो, माप की हो, और जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये माप के आधार पर हो गए। अब हम पढ़ते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर हम कैसे कैसे कोण रहते हैं अंदर, तो उसके हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण किसको कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसके अंदर बने जो कोण होते हैं वो तीनों के तीनों कोण न्यून कोण होता है, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने चित्र भी रख दिया है। तो इसका जो प्रत्येक कोण है ये 60 अंश, ये भी 60 अंश, ठीक है, और तीसरा कोण भी 60 अंश। तो ये 90 से कम है सभी के सभी, ठीक। तो ये 90 से कम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ पे तीनों के तीनों अगर कोण न्यून कोण है तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण होता है। जैसे कि इस वाले चित्र को देखिए, इसमें जो एक कोण है ये समकोण है, 90 अंश का है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक हो, जैसे कि ये 130 अंश का कोण है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये कोण के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब तीसरा आता है कोण एवं भुजा के आधार पर। इसमें कोण और भुजा दोनों को देखा गया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही मुझे लगा, इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है
उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये तीनों भुजा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का है, तो इसके अंदर जो बनने वाले कोण है तीनों कोण बराबर होंगे, 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश। ठीक, और यहाँ पे इस चित्र को देखिए जिसके दो भुजा बराबर है। यहाँ पे देखिए दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। देखिए 45 अंश 45 अंश बराबर है। तो इसको आपको समझना चाहिए, आप ध्यान में रखना इसको कि जहाँ दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। और जिसको तीनों भुजा अलग अलग, ये अलग माप का हो, ये अलग माप का हो, ये अलग माप का हो, ये 3 सेंटीमीटर का हो, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, तो इसके अंदर बनने वाले कोण भी अलग अलग माप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों बातों को बताया भी गया है कि जो विषम बाहु है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है उसके तीनों कोण के माप भी अलग अलग होंगे। ठीक है, और जिसकी दो भुजा का नाप बराबर है उसका दो कोण भी बराबर होगा। जैसे कि इस चित्र में है, दो कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको प्रश्नावली 9.1 को पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए, जरूरी है। अब देखते हैं प्रश्नावली 9.1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपना नोटबुक साथ रखिएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। तो प्रश्न नंबर पहला से शुरू करते हैं हम, और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न नंबर पहला में क्या कहा है। जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन छांटकर लिखिए। असत्य कथनों को सुधार कर लिखिए। पहले तो असत्य को छांटना है, उसके बाद असत्य को छांट कर क्या करना है, हमको सुधार के सही लिखना है। ये करना है काम पहला प्रश्न में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन कौन सा असत्य है जिसको हमको सुधार करने की ज़रूरत है। तो पढ़ते चलिए। पहला, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। अब हम किसी त्रिभुज को देखते हैं, उसके एक भुजा को देखते हैं, शेष दोनों भुजा के योग से छोटी नहीं हो सकती लिखा है। लेकिन क्या होता है, इसके जो त्रिभुज के एक जो भुजा है ये 3 सेंटीमीटर की है, इसके दोनों भुजा से छोटी नहीं हो सकती लिखा है। जबकि दोनों भुजा को हम जोड़ेंगे 6 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर से छोटा हो गया ना 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर से छोटा है। और हमेशा ऐसा ही रहता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग से तीसरी भुजा हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन इसमें क्या लिख दिया है, छोटा नहीं हो सकता लिख दिया है। इसको नहीं हो सकता है की जगह क्या लिखना है आपको, हमेशा छोटी होती है। सुधार कर क्या लिखना है, किसी त्रिभुज में एक भुजा से दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या है, असत्य है। मैं काट देता हूँ, मतलब समझ जाना, या सामने लिख देता हूँ मैं, ये असत्य कथन है। ठीक है, और ये हमेशा छोटी होती है, इसको आपको लिखना है। दूसरी बात, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष व 3 अंतःकोण होते हैं। इसको मैंने पहले भी बता दिया है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक त्रिभुज है, इसके 3 अंतःकोण दिख रहे हैं, 3 भुजा दिख रहे हैं और 3 शीर्ष दिख रहे हैं। मतलब दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे सामने सत्य, तो सत्य उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। तीसरा बिंदु, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। ये भी असत्य, बराबर नहीं होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, असत्य। ठीक, चौथा, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण होता है तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात। पांचवा, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं, नहीं हो सकते लिखा है, अर्थात ये असत्य लिखा है। ठीक, छठवा, पांचवा क्या है, असत्य। छठवा, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है, ये गलत लिखा है। ठीक है, मतलब असत्य लिखा है। ठीक, सत्य क्या होगा कि तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी है, ये नहीं को काट देना है, ये सुधार हो गया, न्यून कोण होना जरूरी है, ऐसा रहेगा। सातवीं बात, त्रिभुज के दो कोणों के माप दिए हों तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात, निकाल सकते हैं। 7वें नंबर सत्य। 8वां नंबर देखिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते, ये क्या लिखा है, गलत लिखा है।
असत्य, ठीक है। क्योंकि अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब भी हमने पढ़ा है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक। और इसमें क्या लिख दिया, बराबर नहीं होते हैं लिख दिया है, इसलिए ये असत्य लिखा हमने। तो आपको क्या करना है, तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं लिखना है। 9वां पॉइंट, सम द्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो 9वां क्या है, सत्य है, ये बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, बिल्कुल सत्य बात। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके सभी भुजाएं समान होंगी, वो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक। तो ये हो गए पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज के दो कोण 65 अंश एवं 75 अंश हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको मैंने समझाते समझाते भी हल करने का कोशिश किया था इस प्रकार से कि जब त्रिभुज के दो कोण दिए हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के हम जानते हैं, लिखना पहले आप, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो 180 अंश मतलब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक। तो दो कोण का मान दिया है 75 अंश और 65 अंश, तो कोण ए की जगह हम रख देते हैं 65 अंश, कोण बी की जगह रख देते हैं हम 75 अंश, और कोण सी का मान, क्योंकि तीसरा कोण हमको ज्ञात करना है तो कोण सी को ऐसे ही हम लिख देते हैं, और ये 180 अंश। अब कोण यहाँ पे 75 और 65 को हम जोड़ देंगे, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 7 14, 140, कोण सी बराबर 180 अंश, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब चूंकि हमको कोण सी ज्ञात करना है तो कोण सी को हम सामने लिखेंगे, इक्वल करेंगे 180, इस पार में हम उसको लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे हम 140 को इस तरफ, इस वाले पक्ष में, राइट साइड वाले पक्ष में पक्षांतर करेंगे इसको, और यहाँ पे लिख देंगे 140 अंश को। इस 140 को हमने यहाँ ला के रख दिया है, मतलब 180 में से हमको घटाना है, तब कोण सी का मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे कोण सी इक्वल टू, कोण सी बराबर 180 में से 140 घटाएंगे, यहाँ पे निकलेगा हमको 40 अंश मान मिलेगा। तो ये है सवाल नंबर दूसरा। इस प्रकार से इसको हल करने हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरा की तरफ। सवाल नंबर तीसरा में क्या है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, ये सब जानते ही हैं, तभी इसको समकोण कहा जाता है। बाकी दो बचे, उसमें से एक कोण को वो बता दिया प्रश्न में कि वो 45 अंश का है, तो 45 और 90 हम जोड़ लेंगे, 135 होता है, ठीक। बाकी जो बचा 45 अंश, यहाँ पे भी 45 अंश का ही माप रहेगा। तो यहाँ पे मैं सवाल को सवाल के तरीके से हल करके बता रहा हूँ। सवाल के नीचे आपको हल लिखना है, फिर से हमको इसी को लिखना है, इसी बात को। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का मतलब है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो कोण ए की जगह हम जान गए कि समकोण मतलब 90 अंश है, तो 90 अंश हमने लिख दिया। कोण बी का मान हम यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है उसको लिख देंगे 45 अंश, प्लस कोण सी नहीं दिया गया है, उसको हमको ज्ञात करना है, तो खाली छोड़ देंगे, और 180 अंश, कोण सी की जगह हम मान नहीं रखेंगे, खाली कोण सी लिख देंगे। अब उसी प्रकार से जैसे पहले हल किए थे उसी प्रकार इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 135 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक। अब यहाँ पे कोण सी हमको मान ज्ञात करना है कोण सी का, इसलिए कोण सी सामने लिखेंगे, और 180 अंश जैसे का तैसे सामने जो है, और 135 को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 180 अंश में से 135 अंश घटाएंगे, तो कोण सी का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 45 अंश, ठीक। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है
दूसरे कोण का मान 45 अंश होगा। ठीक, सवाल नंबर तीसरे का उत्तर। अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर तीसरा हो गया, सवाल नंबर चौथे पे चलते हैं। और सवाल नंबर चौथा में देखिए, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज को इसको हल करने की जरूरत नहीं। ये है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं समान हो तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसकी हमेशा अंतः कोण का जो मान होता है वो 60 अंश, तीनों 60 अंश होते हैं। अर्थात हमारा जो सवाल नंबर चौथा है इसको हल करने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है माप, तो इसको हल लिखना है या सीधा उत्तर लिखना है और लिख देना है कि इसमें प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप 60 अंश का होता है। सवाल नंबर 5वां को देखिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज के कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो। देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ भी चित्र को देखिए, कौन सी चित्र, ये वाली चित्र। ठीक है, इस वाले चित्र में देखिए और इसको समझिए। सवाल 5वां ये कहा गया है कि क्या किसी त्रिभुज के एक कोण का जो मान है वो उसके अन्य दो कोणों के मान के योग के बराबर है। इन दोनों को जब हम योग करेंगे 45 90, तो क्या 90 के बराबर है तीसरा कोण, ये पूछ रहा है। तो हाँ है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर हमारा तीसरा कोण है, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे हाँ। ठीक है, 5वां का जो उत्तर है उसको हमको देना है हाँ लिखना है। ठीक है, किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, ये सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 6वां देखिए, क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल, यदि दो कोण समकोण हो, तो दो कोण समकोण हो तो आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि दो कोण अधिक कोण हो तो भी नहीं कर सकते। ठीक, कैसे कर सकते हैं, एक त्रिभुज में आप एक ही समकोण लगा सकते हैं, एक ही 90 अंश रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते हैं। और एक त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तीसरी बात, सभी तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो, इसमें बन सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हाँ रहेगा। चौथा देखिए, सभी कोण 60 अंश से अधिक हो, ये नहीं बनेगा, तो इसमें लिख देना है नहीं। ठीक है, 60 अंश से तीनों कोण 60 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण रहेगा तो हमारा कोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, 6वां नंबर क्या है, सभी कोण 60 अंश से कम हो तो भी नहीं बनेगा। अगर तीनों कोणों को हम 60 अंश से कम कर देंगे तो भी हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्नावली 9.1 है वो समाप्त होता है। आप लगातार इस वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और दिवाली तो मना चुके होंगे आप, फिर भी आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।